इन द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स की पोजीशन को लेकर बात की है और पीरियोडिक टेबल में एक ओवरऑल पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ किस तरह के एलिमेंट्स कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉकवाइज डिवीजन्स किस तरह से है, नॉन मेटालिक मेटालिक एलिमेंट्स कहां है, ये पूरा पोर्शन हम लोग देख चुके हैं. नाउ इन द टॉपिक we continue with periodic properties of main group elements. Periodic properties of main group elements. I hope you remember कि मैंने main group elements किन्हें कहा था. मेन ग्रुप एलिमेंट्स थे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जब भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बात सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होती है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते. मतलब जिन प्रॉपर्टीज को लेकर अभी हम बात करेंगे उनके प्रॉपर ट्रेंड्स, रेगुलर वेरिएशंस डाउन द ग्रुप या इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डी और एफ ब्लॉक में रेगुलर नहीं होंगे, बट दे आर रेगुलर इन एस एंड पी ब्लॉक. दैट इज व्हाई वी स्टडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ओनली फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स. मेजर डिफरेंस इस बात का आता है कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्न होने के लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल होता है, बिकॉज इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस दे यूज ओनली देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. डी या एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पेनल्टीमेट शेल के भी इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशंस, और एफ ब्लॉक में इवन अप टू एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टीज आर नॉट फाउंड टू बी रेगुलर इन दोज ब्लॉक्स. तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स को लेते हुए हम जिन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उसमें सबसे पहले वी स्टार्ट विथ एटॉमिक साइज. The size of an atom is expressed in terms of atomic radius. And when we talk about the types of atomic radii, तो देखिए डिटेल्स क्या क्या है. Atomic size is expressed in terms of radius of the atom. और जब रेडियस की बात होती है तो एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनका साइज मेजरमेंट किया जाता है. इसलिए यहां पर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए एटॉमिक रेडाई के भी हम 4 डिफरेंट टाइप्स मेंशन करेंगे. फॉर द मेटेलिक एलिमेंट्स जो रेडियस होता है उसे मेटालिक रेडियस कहा जाता है. मेटालिक रेडियस. आइडेंटिकल मेटल एटम्स जब बॉन्डेड हो तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ मेटालिक रेडियस होता है. आई रिपीट, आइडेंटिकल मेटल एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तब उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ऑफ द वैल्यू मेटालिक रेडियस होता है. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. इसलिए उनकी इस स्टेट में जब रेडियस का मेजरमेंट होगा तो आप उसे कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं. इट मींस सपोज कोई नॉन मेटल लिया जाए तो उसके 2 एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए, तब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ ऑफ द वैल्यू कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम होगा. मैंने मेंशन किया है कि जब 2 आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड हो और उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ ऑफ द वैल्यू लेकर देखा जाए तो वह उस एलिमेंट के लिए कोवेलेंट रेडियस होगा. सो इट्स वेरी सिंपल. मेटल्स के लिए रेडियस होती है मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल्स के लिए रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस. इन अ सिमिलर वे यदि हम आयंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करें वेदर इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, तो साइज ऑफ आयंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोनिक रेडियस. So the third type of atomic radius is in terms of ionic radius. It's very obvious, ionic radius होगी आयन के लिए एप्लीकेबल, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लगाकर
outermost electron तक का distance, that is called as ionic radius. So specifically ionic radius is expressed for the ions, that may be positive ion, that may be negative ion. Now besides all these three types, we have one more type of radius called as van der Waal radius. Van der Waal radius. Now in this van der Waal radius, usually noble gas atoms, आप जानते हैं noble gases they exist in the monoatomic form. जब ये monoatomic form में होते हैं तो इनका interparticle attraction van der Waal होता है. They do not form any kind of metallic or covalent or ionic type of bonds. So the measurement of size is done in terms of van der Waal radius. जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो van der Waal अट्रैक्शन है, इसलिए इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लोजेस्ट एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेकर जो हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस लिया जाएगा वो van der Waal रेडियस होगा. ऑल्दो देयर इज अ कंसेप्ट कि जैसे कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, सपोज आई टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन के केस में यदि मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू क्लोरीन एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस लिया, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस विल गिव अस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन. ये देगा हमें कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन के लिए. बट यदि हम van der Waal रेडियस ऑफ क्लोरीन निकालना चाहें तो वो भी पॉसिबल है. आई कंसीडर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द सैंपल. जब आप एक और मॉलिक्यूल सैंपल में देखेंगे तो दो क्लोजेस्ट एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाए हैं बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बट क्लोजेस्ट एटम्स जिनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? van der Waal अट्रैक्शन. इनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस आप लेंगे तो यह डिस्टेंस van der Waal रेडियस को एक्सप्रेस करता है. मींस फॉर द सेम नॉन मेटल हम उसका कोवेलेंट रेडियस भी निकाल सकते हैं, van der Waal रेडियस भी डिटरमाइन होता है. नेचुरली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द टू. जैसे कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन निकाला जाए और van der Waal रेडियस ऑफ क्लोरीन निकाला जाए, that will not be same. Why? Because the magnitude of attraction is very much different compared to van der Waal attraction. The magnitude of attraction in the form of covalent bond is much more, जिसके कारण एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे. इस डिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी, यह डिस्टेंस ज्यादा होगा. सो नेचुरली फॉर द सेम एलिमेंट if we compare the two radii, then van der Waal radius will be more than the covalent radius. So I think atomic size express करने का ये पैटर्न क्लियर होगा आपको. Along with that, just keep in mind, हमेशा हम ये बात डिफाइन नहीं करते हैं. जैसे मैंने हमेशा ये नहीं बोलना है कि सोडियम की मेटालिक रेडियस, बिकॉज इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड. इसलिए ये टर्म्स डिफाइन अलग से नहीं की जाती. मैंने यदि कहा साइज ऑफ सोडियम, सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज इन टर्म्स ऑफ मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम. मैंने कहा साइज ऑफ क्लोरीन, सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ क्लोरीन इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस. सपोज वी से साइज ऑफ नियॉन, अंडरस्टूड है कि द साइज हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ van der Waal रेडियस. हाँ, यदि कहा जाए साइज ऑफ Na+ तो भी अंडरस्टूड होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक रेडियस बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द आयन Na+. सिमिलरली इफ वी से दैट साइज ऑफ Cl नेगेटिव आयन, अगेन इट इज आयनिक रेडियस. तो ये चीजें अंडरस्टूड होंगी. कौन सा एटम या कौन सा फॉर्म ऑफ द एटम किस रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, दैट इज अंडरस्टूड. साइज ऑफ सोडियम मेटालिक रेडियस, साइज ऑफ क्लोरीन कोवेलेंट रेडियस, साइज ऑफ Na+ और Cl- आयनिक रेडियस, साइज ऑफ नियॉन van der Waal रेडियस. सो दीज आर ऑल अंडरस्टूड टर्म्स. नाउ वी कम टू द कंक्लूजन्स. जब हम एटॉमिक साइज को कंपेयर करते हैं पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए,
तो इसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं? नंबर 1, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द साइज ऑफ a cation is always smaller than its neutral atom. Its neutral atom. Similarly, size of an anion is always larger than its neutral atom. I tell you the reason behind it. देखिए, if we consider a neutral atom, then it contains equal number of protons and electrons. A neutral atom will have equal number of electrons and protons. But suppose we convert a neutral atom into its cation. How do we form the cation of a neutral atom? The cation of a neutral atom is formed by the loss of electron. If I take out one electron from sodium atom, I get Na+. Compared to sodium, Na+ is smaller as per this conclusion. It is very obvious क्योंकि अब Na+ में if we compare the number of electrons with the number of protons, so the number of electron is less now. प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने के कारण the hold of nucleus on the electrons will increase. Na+ में न्यूक्लियस का होल्ड outermost electrons पर increase हो जाता है, and that is why the size is reduced, decreased. Similarly, if we consider say chlorine, electron add हुआ, after addition of one electron it forms a negative ion. Now naturally, since one electron has been added, so the number of electron is now exceeding the number of protons. This time what will happen? Nucleus का hold outermost electrons पर poor हो जाएगा, जिसके कारण size will increase. ये जो न्यूक्लियस का होल्ड हम बोल रहे हैं, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इट इज एक्सप्रेस्ड एज Z इफेक्टिव. Z इफेक्टिव. Actually, this Z effective is related to Z that is atomic number and sigma by this relation. इस एक्सप्रेशन में Z stands for the atomic number, जिसको मैं न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकता हूं. It is equal to the nuclear charge, and here sigma stands for the shielding constant. The value of shielding constant is directly proportional to the shielding effect. यदि shielding effect define करना होगा तो just try to understand shielding effect क्या है, जिससे हम sigma को relate कर रहे हैं. shielding constant क्या होता है? Just try to understand this point. हम यदि एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लेकर बात करें, let us consider sodium. I write its configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. These are the electrons distributed in sodium in a shell-wise manner. Nucleus of sodium has total 11 protons, atomic number 11. So the value of Z for sodium is 11. तो total nuclear charge तो सोडियम का 11 है, but properties govern करने में रोल किसका होता है? The properties of elements are mainly governed by the outermost electrons, especially when we talk about S and P block elements. तो properties govern करने में रोल किसका है? outermost यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का. न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अपना जितना इफेक्ट शो करता है, मतलब जिस मैग्नीट्यूड से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द टर्म इटसेल्फ इज सजेस्टिंग द मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज.
the charge of nucleus which is effective on what? Effective on the valence electron. Do they have a difference? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, पर क्या पूरे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को फील होगा? पूरे 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को फील नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स. तो एक तरह से इनका ऑब्स्ट्रक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में. यह ऑब्स्ट्रक्शन ही कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. शेल वाइज इनकी डिफाइंड वैल्यूज होती हैं. कहां पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या एंटी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अकॉर्डिंगली द शील्डिंग कांस्टेंट्स आर देयर. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम Z इफेक्टिव तक पहुंचते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं. फिलहाल बहुत सिंपल सा मैटर है कि जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं एक एटम से, इफ एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? Z इफेक्टिव इज इंक्रीज्ड. हाउ कम्स दिस थिंग? बिकॉज सिग्मा इज डिक्रीज्ड. Z तो कांस्टेंट ही रहेगा. इफ आई टेक सोडियम और Na+, Z इज सेम, बट सिग्मा हैज अ डिफरेंस. शील्डिंग में फर्क आता है. पहले इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने वाले ये सभी इलेक्ट्रॉन्स थे. आफ्टर द लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी दीज, जो 2p में प्रेजेंट है. फिर इन पर शील्डिंग कम प्रोड्यूस होगा, बिकॉज नाउ द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर. तो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है फॉर Na+, या नेगेटिव आयन फॉर्मेशन में शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. दैट इज व्हाई वी हैव अ डिफरेंस इन Z इफेक्टिव. इन शॉर्ट हम कहेंगे कि न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होने का कारण है Z इफेक्टिव का इंक्रीज हो जाना. न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में नेगेटिव आयन का साइज लार्जर हो जाने का रीजन है Z इफेक्टिव का डिक्रीज हो जाना. ऑलराइट, नाउ सम अदर कंक्लूजन्स. यहां पर पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस क्या है उससे कोई मीनिंग नहीं है. अभी तो हम सिर्फ एक ही न्यूट्रल एटम और उसके पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं. बट इफ वी कंपेयर सर्टेन स्पीशीज, तब क्या होता है? देखिए, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यदि आप ये कंपेयर करते हैं, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यदि आप ये कंपेयर करते हैं, सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द स्पीशीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम पॉजिटिव आयन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज नियॉन न्यूट्रल एटम, हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव. सो नाउ इफ वी कंपेयर सच टाइप ऑफ स्पीशीज, तब भी आप इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, डोंट गो फॉर दैट. आप डायरेक्टली देखें, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, द क्राइटेरिया टू डिसाइड द साइज विल बी न्यूक्लियर चार्ज. सो ऑन दैट बेसिस, more is the nuclear charge, smaller is the size. Smaller is the size. फिर वो आप किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, वेदर इट इज वेंडरवॉल और कोवेलेंट और व्हाटएवर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बस इतना याद रखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में केवल न्यूक्लियर चार्ज गवर्निंग फैक्टर होता है. जैसे हम कंपेयर करें, we have neutral atom neon, Na positive, magnesium dipositive. Now whatsoever is their positions, but since they are isoelectronic, neon is larger than Na plus, Na plus is larger than Mg2 plus. How comes this relation? Each of them have number of electrons equal to 10. But when we compare number of protons, then they are 10, 11, 12. So this is the comparison for isoelectronic species. I have mentioned 3 important points up till now. न्यूट्रल एटम से कैटायन का साइज कंपेयर करेंगे, न्यूट्रल एटम से नेगेटिव आयन का साइज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज कंपेयर करेंगे.
तो क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है. नाउ कम्स द ऑर्डर साइज. हाउ डज इट वेरी? द ऑर्डर ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल. यदि आप मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, सो हियर आई मेंशन ऑन मूविंग top to bottom in a group, the atomic size increases. Yes, top to bottom in a group atomic size बढ़ता है. Why does it increase? Simply because as we move down, the number of available shells start increasing. So that way the size increases. Also, on moving left to right in a period, the atomic size decreases. Concentrate करिएगा इस पॉइंट को लेकर कि रीजंस क्या है इनके. इंक्रीज का रीजन डाउन द ग्रुप आने पर जो अभी हमने कहा, साइज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है. अगेन दिस प्रॉपर्टी, कम टू दिस पॉइंट. एज यू मूव लेफ्ट टू राइट, जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो सेम शेल में एंटर होते हैं along the period. If we are observing in say third period में क्या होगा? along the entire period सभी एलिमेंट्स के पास अवेलेबल शेल्स 3 हैं. डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एंटर तो थर्ड शेल में ही हो रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज इज रेगुलरली इंक्रीजिंग. Z इंक्रीज होता है. ऑफ कोर्स सिग्मा भी इंक्रीज होता है, बट नॉट अप टू द ग्रेटर एक्सटेंट. तो Z का इंक्रीज ज्यादा है, सिग्मा का इंक्रीज कम है. ओवरऑल इफेक्ट Z इफेक्टिव विल इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. Z इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज डिक्रीज होता है. बट वी शुड कीप इन माइंड कि जो ऑर्डर होता है, द डिक्रीज इन साइज, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड अप टू 17th ग्रुप ओनली. यस, 17th ग्रुप के बाद नोबल गैसेस हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट्स. देयर आर टू प्रॉब्लम्स विथ नोबल गैसेस. रेगुलरली साइज का डिक्रीज नोबल गैस तक कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? इनफैक्ट इट स्टार्ट्स, मतलब हम पीरियड वाइज चलें तो अल्कली मेटल से आपने स्टार्ट किया, हैलोजेंस तक पहुंचे, तब तक रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस देयर आर टू रीजंस जिससे इनके साइज इंक्रीज हो जाते हैं. नंबर वन इज देयर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दे हैव अ ग्रेटर रिपल्शन, and their size is expressed in terms of this van der Waal radius. van der Waal radius एक साइज मेजरमेंट में हमेशा हायर वैल्यू देगा, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने रेडियस का मेजरमेंट किया था उसमें जो बाइंडिंग फोर्स ऑफ द एटम होता है वो काफी स्ट्रांग होता है. इवन हमने सेम एलिमेंट के लिए दो रेडियस का कंपैरिजन किया तो कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर एंड वैन डर वाल रेडियस इज लार्जर, क्योंकि वैन डर वाल अट्रैक्शन वीक होता है. तो एज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हेलोजन्स तक साइज डिक्रीज होगा, मतलब हर पीरियड में स्मॉलेस्ट एटम हेलोजन होगा. नोबल गैसेस में जाकर ये इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज के मैंने दो रीजंस बोले. रीजन नंबर वन, द inter-electronic repulsion is more due to all paired electrons. The inter-electronic repulsion in noble gases is more due to all paired electrons. And number two is their size is expressed in terms of van der Waal radius that gives a higher value. van der Waal radius एक higher value के form में मिलती है. So these are the two reasons and these are all conclusions related to atomic size.
Now you can simply compare some of the species for the size. The size of, you just suggest me, you think on it. If I take positive ion, neutral atom and negative ion of the same species, I have taken iodine atom, positive ion, neutral atom, negative ion. So for the same atom, positive will be smaller, negative will be larger. So the size of I plus is less than I is less than I minus. Let us compare another species. Now if we have, say, chloride, if we have argon, potassium, what will happen? Now they are isoelectronic. Each has 18 electrons. So due to the same number of electrons, now the comparison will depend on number of protons, that is the nuclear charge. Cl नेगेटिव में प्रोटॉन्स का नंबर कम है, इसलिए इसका साइज लार्जर देन आर्गन होगा, इसका साइज लार्जर देन K प्लस होगा. नो, वी आर नॉट कंपेयरिंग क्लोरीन एंड आर्गन, वी आर कंपेयरिंग Cl नेगेटिव एंड आर्गन, क्योंकि अभी आपके इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लोरीन के बाद है आर्गन, और जैसा मैंने कहा कि हैलोजन तक साइज डिक्रीज होगा फिर साइज इंक्रीज हो जाएगा. तो न्यूट्रल एटम कंपैरिजन किया जाए तो आर्गन वुड बी larger than Cl, but here we are comparing the isoelectronic species, so this comes to be the order. Besides this, if we have, say, lithium, sodium and potassium, now what will happen? Lithium will have a smaller size than sodium, sodium will have a smaller size than potassium. Why? Because now the comparison is in the same group, lithium, sodium, potassium. As we are moving down, the size is increasing. One more comparison. Let us take lithium, beryllium, boron. These three elements. Now lithium, beryllium and boron, they are in the same period of periodic table. Lithium is occupying the extreme left position. Then comes beryllium, then comes boron as we are moving towards right side. So that way lithium will be largest in size in the three. This was the order. Left to right in a period, atomic size decrease hota hai. And this is the order of decreasing size only in a period. So these are a few examples to just prove, to just correlate the entire order. Now I hope this comparison will help you a lot when normally in questions they ask you some of the orders, sometimes they ask you the reasons. किसी particular species के comparison में आपसे कहा जाए कि SN2 plus and SN4 plus, would there be any difference in the two? SN2 plus, SN4 plus. Yes, SN4 plus will be smaller than SN2 plus. Now sometimes the reason is asked, as I told you, कभी कभी comparison ही पूछ लिया जाता है, कभी reason पूछा जाता है. Now what will be the most appropriate reason जिससे आप ये बोलें कि SN2 plus larger है और SN4 plus smaller है? Yes, we should talk in terms of Z effective. The effective nuclear charge of SN4 plus is greater than SN2 plus. With the loss of electron, Z effective increases. Yes, so these are all the details related to the first periodic property, atomic size. Now, atomic size itself will be a factor in governing the other periodic properties. इसलिए भी atomic size को हमें बहुत proper तरीके से study करना है, सारे aspects clear रखना है mind में. Because in the next properties, atomic size will become one of the important factors to decide the properties and their comparisons. Next periodic property I'll continue with my next lecture.